बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और मेरे हमरा तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़िया निगार, रोज़नामा जंग के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। आज के हमारे 3 बड़े मौज़ूआत हैं। सबसे पहले साल 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। दूसरा मौज़ू, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े बेंच ने बड़े केस की जो है वो समाअत की है और इसके साथ साथ आज मिसिंग केस की भी समाअत हुई है। इन दोनों केस का अहवाल भी आप मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करेंगे और जो मेन हमारा मौजू है वो है कि साल 2024 पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आज वसीयतनामा का जो टॉपिक है वो मैंने आपके सामने रख दी है। नाजरीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम को अगर आप पसंद करते हैं तो आपने उसको पसंद भी करना है, लाइक करते हैं, नापसंद करते हैं तो डिसलाइक भी करना है। जो आप समझते हैं वो आपने करना है। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपने अपना सवाल अगर आपके जहन में है तो वो आपने ज़रूर रखना है और अगर आपको प्रोग्राम बिल्कुल पसंद आए तो आपने उसको शेयर भी करना है। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, बगैर टाइम ज़ाय किए बिना पाकिस्तान में बिजली का बहरान है और किसी वक्त भी बिजली जा सकती है, तो इस खौफ और डर के मारे जो है वो आपको पता है कि आजकल हालात कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान में। 2024 ये आगाज हुआ है तारीखियों का। क्या ये तारीखियों के अंदर ही चला जाएगा साल 2024 या कोई उजाले की उम्मीद है? बहुत शुक्रिया इनायत काशिफ साहब। जैसा कि आपने पूछा है कि 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए कैसा रहेगा जी बिल्कुल, और पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियतों के लिए कैसे रहेगा और पाकिस्तान में जो भी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए 2024 का साल जो है वो कैसा रहेगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमतें हैं, अगर वो अवाम दोस्त हुकूमत आ जाए और मुल्क दोस्त हुकूमत आ जाए तो फिर मैं समझता हूं कि वो मुल्क के लिए और अवाम के लिए एक खुशहाल मुल्क और खुशहाल अवाम का एक सिनेरियो चल पड़ेगा। सही। लगता मुझे जो है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि साल के आगाज में ही लोड शेडिंग का आगाज हो गया है। साल के आगाज में ही हमें जो है वो गैस की किल्लत का सामना करना पड़ गया है। साल के आगाज में ही अब नए इलेक्शन होने जा रहे हैं। सोने की कीमतें आज एक दिन में 1600 रुपए इजाफा हुआ। मैं वही बता रहा हूँ ना कि साल के आगाज में ही जो है वो जिस बहरानों का हम पहले शिकार थे वो बहरान जो है वो कंट्रोल होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। सही। अब नई हुकूमत के इलेक्शन के लिए, नई हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन की गहमा गहमी भी चल पड़ी है। जी बिल्कुल। 8 फरवरी को जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 8 फरवरी से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जो टाइम देना है आपने आज डेट और टाइम दे दें, फिर तब्दीली नहीं होगी। तो इलेक्शन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, नामजदगी फार्म जमा हो चुके हैं। जमा होने के बाद फिर वो मुस्तरद और मंजूर भी होने का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। जी बिल्कुल। अब जो फार्म मंजूर हुए हैं उनके खिलाफ भी लोग अपीलें कर रहे हैं और जो मुस्तरद हुए हैं वो अपने मंजूर कराने के लिए ट्रिब्यूनल के पास, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास वो भी अपीलें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। ये साल का आगाज जो है वो हमारा जो आगाज है वो अवाम को फिर लॉलीपॉप देने के साथ शुरू हो रहा है। फरीदी साहब, एक तरफ मुआशी बहरान है, एक तरफ सियासी बहरान है, एक तरफ दाखिली बहरान है। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, 8 फरवरी की डेट भी तय हो गई है। क्या आप समझते हैं कि ये मौजूदा इलेक्शन मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आएंगे या जिस अंदाज में ये इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिन हालात में, जिस तनाजर में और जिस तरह कैंडिडेट्स का अशर हो रहा है, या इससे और अबतरी आएगी और ये एक नया सियासी बहरान मुल्क के अंदर जन्म देगा? आपका तजिया क्या कहता है? मेरा तजिया क्या कहना है इनायत काशिफ साहब, यहाँ आप ये देखें कि पिछले दिनों
हमारे केयर टेकर वजीर आजम पाकिस्तान जी जनाब काकड़ साहब ने एक खिताब के दौरान कहा था कि मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जी मैं इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करूंगा। सही। इलेक्शन के नतीज को कबूल ना कबूल करने के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। सही। जब हमारा केयर टेकर वजीर आजम पाकिस्तान इलेक्शन होने से पहले ही ये बात कर रहे हैं सही कि नतीज को तस्लीम करते हैं या नहीं करते कुछ लोग, सही, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। सही। तो फिर उस इलेक्शन का जो प्रोसेस होने जा रहा है उस पर सवाल निशान ही आ गया खुद ब खुद। बिल्कुल आपकी बात बजा, सवाल निशान तो आ गया, लेकिन ये तो एक बंदे का स्टेटमेंट है ना, बंदे का स्टेटमेंट नहीं है, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का स्टेटमेंट है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ठीक हो गया, एक स्टेटमेंट, वो बंदा नहीं है। जाती हैसियत में भी तो ये ना जाती हैसियत में जब वो इस सीट पर बैठ चुका है फिर उसकी जाती हैसियत खत्म हो गई है। सही। उन्हीं वजीर आजम पाकिस्तान ने ये कहा है ना कि मेरे पास बहुत से अल्फाज हैं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मेरी सीट का तकाजा है, मैं नहीं बोल सकता। सही। ये उनके अल्फाज है, मेरे तो नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि जब वजीर आजम पाकिस्तान ने ही इलेक्शन नतीजे पर सवाल निशान खड़ा कर दिया है, तो आप यानी अब मैं आपको अपने सवाल का कंक्लूजन या नतीजा खर्च करना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जो आने वाले इलेक्शन के नतीजे होंगे या ट्रांसफर ऑफ पावर होगी, हाँ जी, और आने वाली नई हुकूमत होगी, वो एक नया बहरान लेकर आएगी, आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। ये सियासी बहरान एक और तरह का आएगा, और तरह का आएगा। आप ये देखें ना, अब इस बहरान का सिलसिला आप ये देखें कि जब नामजदगी फार्म जमा कराए गए जी, जमा कराने के दौरान एक मखसूस जमात को फार्म जमा कराने में हर्डल पेश आई जी। ये आपने देखा, हमने देखा, सारे पूरे पाकिस्तान ने देखा। अच्छा फरीदी साहब, सियासी अबतरी के साथ साथ मुआशी अबतरी, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, एक तरफ तो बड़े अच्छे इक़दाम हुए, कारपोरेट फार्मिंग का आगाज होने जा रहा है, अरबों डॉलर जो है वो दूसरे ममालिक से इन्वेस्टमेंट के लिए मुआहदे हो गए हैं कि वो ज़राअत के शोबे में जो है यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। ये एक तरफ मुआशी पॉलिसी के बेहतरी के इम्कान, और दूसरी तरफ सियासी अबतरी मजीद गहरी होने के इम्कान। ये जो मुआशी अबतरी है ये सियासी अबतरी के साथ जुड़ी हुई है। क्या होगा ये देखें ना, हुकूमत जो होती है ना, हुकूमत की पॉलिसियां डिपेंड करती हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। जी बिल्कुल। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां, इससे साबका हुकूमत की पॉलिसियां और आने वाली हुकूमत की पॉलिसियां, जी बिल्कुल, वो तमाम की तमाम हमारी मईशत पर, हमारी मईशत इन तमाम चीजों पर उनका दारोमदार है। बिल्कुल सही है। अब साबका जो गवर्नमेंट थी उसकी जो पॉलिसियां थी जी, उसने जिस तरह इस मुल्क के अवाम को महंगाई की दलदल में, इस मुल्क की आवाम को बेरोजगारी की दलदल में, इस मुल्क की आवाम को, आप ये देख लें कि कौन सा ऐसा इशू है जो साबका गवर्नमेंट ने हल किया हो। मैं नहीं समझता कोई ऐसा, कोई उनके इसमें उनकी लिस्ट में कोई ऐसी बात हम लिख दें, या उनके जो गुड बुक है या बैड बुक है उसमें कोई ऐसी बात लिखें कि भाई ये पाकिस्तानी अवाम के लिए ये एक अच्छा कदम साबका हुकूमत ने उठाया था। मैं नहीं समझता कि भी कोई ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो हम लिख दें। अच्छा, फिर केयर टेकर हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत आई, पहले हमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत मोहतरम इमरान खान की शक्ल में मिली, फिर पीडीएम की हुकूमत जो है मोहतरम मियां शहबाज शरीफ की शक्ल में मिली हमें, फिर अब काकड़ साहब की शक्ल में हमें केयर टेकर हुकूमत मिली। अगर इन तीन हुकूमतों का हम मुवाजना करें कि इन तीन हुकूमतों ने पाकिस्तानी अवाम को क्या दिया, तो मेरा ख्याल में महंगाई दी, बेरोजगारी दी, अवाम को ऐसी दलदल में धकेला गया जिसमें अवाम का जीना मुश्किल हो गया। बिजली के रेट दिन ब दिन इजाफा होता है, पेट्रोल डीजल के रेट दिन ब दिन इजाफा होता है। इसी तरह आप महंगाई, कौन सी चीज ऐसी है जो महंगी नहीं हुई? सही है, इन तीन हुकूमतों में। अच्छा, फिर महंगी चीज हो रही है,
वो महंगी कौन कर रहे हैं? वो माफियाज कर रहे हैं। माफियाज को कंट्रोल और उनको स्नब किसने करना है? हुकूमतों ने करना है। सही है। वो हुकूमतों का कोई ऐसा किरदार नहीं है कि जो हमें नजर है कि भी वो माफियाज कंट्रोल हो रहे हैं। अब आप यही छोटे शहर में किसी में देख लें, छोटे जिले में देख लें, वहां कंट्रोल महंगाई को कौन करेगा? वहां का डिप्टी कमिश्नर है ना, आल इन ऑल। बिल्कुल, इख्तियार उसी के पास है। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी रखे हुए हैं। सही है। वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केटों में जाके उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना है, जो ग्राम फरोशी कर रहे हैं। लेकिन वो जुर्माने करते हैं। नहीं, जुर्माना करने से महंगाई कंट्रोल हो रही है। वो देखिए, उनका काम है जुर्माना। नहीं, उनका काम जुर्माना करना नहीं है। जुर्माना करने से वो अपनी सिर्फ कारकर्दगी दिखाते हैं। काम तो उनका यही है। नहीं, उनका काम ये है कि जिस चीज पर जुर्माना उन्होंने कर दिया है, अगर उस जुर्माने के बाद भी वो चीज महंगी बिक रही है, फिर क्या करें? अवाम क्या करेगी? और उनका फिर क्या किरदार बनता है ये देखें ना। उनका किरदार फिर ये बनता है कि भी उनको कानून के कटहरे में लाना। भाई एक चीज बिक रही है 100 रुपए वाली 200 रुपए में, अगर उसके ऊपर 50 रुपए जुर्माना कर दें, 50 तो फिर भी प्रॉफिट में गया वो, और क्या वो कंट्रोल कर रहा है? फिर 100 पे आ गया है बेचने के लिए। आज आपको दिलचस्प बात बताऊं, है तो थोड़ी सी रेलिवेंट, लेकिन चूंकि रूल ऑफ लॉ की बात आपने की है तो उसके रेलिवेंट जरूर है। एक मेडिकल स्टोर पे एक साहब प्रैक्टिस करते हैं, यानी क्वैकरी की प्रैक्टिस। सही है। मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, साथ उन्होंने एक दुकान बनाई हुई है, वहां पे वो अपने मरीज देखते हैं वहां। कुछ दिन पहले मेरा वहां से गुजर हुआ तो वो दुकान लॉक हो गई थी, सील हो गई थी। मैंने 1-2 दिन तो मैंने कहा शायद कोई मौत हो गई होगी कोई। मैंने इधर उधर से पता किया कि ये साहब बंद क्यों है, तो पता चला है ये जनाब वहां पे छापा पड़ गया है और ये सील हो गई है। कोई 4-5 दिन के बाद वो दुकान दोबारा ओपन हो गई। आज फिर मैं वहां से गुजरा हूँ तो वो मरीजों का रश था। नहीं, मरीजों का रश नहीं था। हाँ। आज फिर वो दुकान जो है सील हो गई है। ठीक है। यानी 2 महीने के अंदर अंदर दूसरी मर्तबा वो दुकान सील हो गई है। ठीक है। और वो 2-3 दिन के बाद फिर ओपन हो जानी है। हाँ जी। और फिर उस साहब ने अपनी प्रैक्टिस पे शुरू कर देनी है। यानी कि आप सील और डी सील, बिल्ली और चूहे का, इसी चक्कर में बिल्ली और चूहे का जो खेल है, हाँ जी, वही जारी है। इसके अलावा कुछ नहीं है। यही काम हमारे मार्केट में है, पूरी मार्केट में। अच्छा, ये है जनाब नूरुल ऐन शहजादी, इन्होंने आपसे एक सवाल किया है। वो कहती है कि ब्रेन ड्रेन पर बात करें कि पाकिस्तान से हजारों नहीं, लाखों नहीं तो हजारों लोग साल 2023 में मुल्क छोड़कर चले गए हैं और उनको पाकिस्तान के अंदर कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मैंने देखो ना इनायत काशिफ साहब के भी इब्तिदा में हमने कहा था कि हमारी जो हुकूमतें होती हैं ना, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करती हैं। जी। जब हुकूमतें ही प्लानिंग नहीं करेंगी जी, तो फिर बच्चे डिग्रियां लेके फिर मारे मारे जो फिरेंगे जी, तो फिर उनको जिधर का रास्ता नजर आएगा वो उधर चल पड़ेंगे। अगर उनको दियारे गैर में जाने का मौका मिलेगा अपनी डिग्री के मुताबिक, वहां उन्हें सहूलियात मुयस्सर आएगी, उनकी डिग्री के मुताबिक उनको जॉब मिल जाएगी तो वो वहां चले जाएंगे। सही। अगर ये नहीं होगा तो फिर बेरोजगारी जो है ना वो सबसे बड़ा जुल्म है। उस जुल्म में फिर जब इंसान बह जाता है तो वो फिर कुछ का कुछ बन जाता है। सही है। फिर वो साहिब इल्म नहीं रहता। सही है। साहिब इल्म होने के साथ साथ वो फिर जहालत की गड्ढे में गिरना शुरू हो जाता है। फिर उसको आमदन के जराए चाहिए, वो आमदन के जराए उसे सही तरीके से मुयस्सर आ जाए तो बेहतर, नहीं तो फिर वो गलत रास्ते पे भी चल पड़ता है। सही है। ये अब हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए, हमारे जो मंसूबा साज हैं बड़े बड़े बैठे हुए ब्रेन, उनको सोचना चाहिए कि हम जो रोज बरोज देखें ना, हर साल हजारों की तादाद में डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं,
और आर्ट्स की डिग्री होल्डर्स भी अपने हाथ में आर्ट्स की डिग्रियां लेके फिर रहे होते हैं। टीचर बाहर आ जाते हैं, एमफिल बच्चे स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं, पीएचडी बाहर आ जाते हैं। जब उनको अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब नहीं मिलेगी तो जी। फिर वो क्या करेंगे? मुझे ये बताएं। लाभ वाला फिर यही कुछ करेंगे ना, फिर वो गलत रास्ते पर भी चल सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स को इस बारे में भी सोचना चाहिए। मोहम्मद काशिफ साहब हैं, इन्होंने आपको प्रोग्राम में वेलकम कहा है। असदुल्ला काशिफ है, इन्होंने भी आपको वेलकम कहा है। और इसके साथ साथ फसी जान बहुत खूब सर, उन्होंने कहा है मुजीबुल्लाह एडवोकेट 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपको कहा है फरीद साहब। और नूरुल शहजादी ने उनका सवाल मैंने आपके सामने पुट कर दिया है और उन्होंने आपको सलाम भी कहे हैं। वालेकुम सलाम। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। यहाँ मैं एक गुजारिश करूंगा कि हमारे प्रोग्राम को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स बॉक्स में तो आप आए हुए ही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम को जब ये हमें फीडबैक मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने के लिए। सरदार सुलेमान खान एडवोकेट साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के, और लिया के बहुत अच्छे एक्टिविस्ट है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो वाकई इनसे बहुत कम इस सलाहियत के लोग होते हैं जो सरदार सुलेमान खान साहब के पास है। उन्होंने आपसे एक बराह रास्त सवाल किया है, कहते हैं सर मुल्क और अवाम की खुशहाली का कोई फार्मूला बता दें। मुल्क और अवाम की खुशहाली का फार्मूला जो है ना खान साहब, वो तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी साज इदारे हैं, वो इस मुल्क पर देंगे और लागू करेंगे। जब वो हम तो सिर्फ बातें करेंगे ना, हमारी बातें करने से हमारे पॉलिसी साज जो इदारे हैं वो अगर हमारी बातों को सुनेंगे और उन पर कुछ न कुछ अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कामयाबी होगी। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन रास्ता जो है वो ये है कि भी हमारे नौजवानों को उनकी डिग्री के मुताबिक उनको रोजगार के वसाइल मुहैया किए जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर वो वकील है तो उनकी वकालत के लिए उनको वसाइल मुहैया किए जाए, उनको चैम्बर्स दिए जाए। इसी तरह डॉक्टर्स हैं, उनको उनके डॉक्टरी के मुताबिक उनको वसाइल दिए जाए। इंजीनियर हैं, उनको उनके मुताबिक जॉब्स दी जाए। इसी तरह जब तक ऐसे जॉब्स नहीं होंगी, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर आप लोकल इंडस्ट्री को फरोग दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो लोकल इंडस्ट्री को फरोग दें। लोकल इंडस्ट्री को फरोग दें। ये हमारी हुकूमतों को, हमारे पॉलिसी साज जो इदारे हैं उनको सोचना होगा कि यहाँ जो है, मैं यहाँ एक बात करूंगा कि जिस तरह एक विजन चल रहा है, एक नारा चल रहा है कि भी वन गांव वन इंडस्ट्री। अच्छा, एक गांव एक इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री अब उस गांव के मुताबिक, जो उस गांव के जो लोकेशन है जी, वहां जो चीज पैदा हो रही है उसके मुताबिक उसकी इंडस्ट्री वहां बना दी जाए, छोटी मोटी। सही है। अगर वो बन जाएगी तो वहां के लोग वही फैसिलिटेट हो जाएंगे। सही है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा विजन है। आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं सरदार सुलेमान खान साहब आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। मैं ये कहूँगा कि एक ही तरीका है इस मुल्क को खुशहाली की तरफ लाने का। एक जो फरीदी साहब ने बताया कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। दूसरा तरीका ये है कि ऑनलाइन जो अर्निंग प्रोग्राम्स हैं उनको फोकस किया जाए, पूरी कौम की तरबियत की जाए, फ्रीलांसिंग की पूरी कौम की तरबियत की जाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग की पूरी कौम की तरबियत की जाए इस तरह, ताकि बाहर की दुनिया की मार्केट में अगर आप अपनी अशिया नहीं बेच सकते हैं तो अपनी स्किल तो बेच सकते हैं। तो यहाँ के नौजवानों की स्किल पॉलिश करके पाकिस्तान में बैठे हुए आप उनको यूरोप में कमा दें, ताकि वहाँ से आप अच्छा अर्निंग जो है वो लेके पाकिस्तान में आ सके। मैं समझता हूँ ये भी एक बेहतरीन चीज है। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है,
एंड्रॉइड मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल पर जो है वो आप ऐसी बच्चों में स्किल उनको दे दें कि वो उसी अपने मोबाइल पर काम करके अर्निंग कर सके। ये इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। अब तो यहाँ आईटी के इदारे हैं, जिस तरह हमारे टेक्निकल कॉलेज में आईटी का एक पूरा शोबा है, इसी तरह हमारे ग्रेजुएट कॉलेजों में भी आईटी के शोबा जाते हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटीज में भी जो है वो हमारे आईटी के शोबा जाते हैं। वो बच्चों को ऐसी तरबियत शॉर्ट कोर्सेज कराएं, वो उन शॉर्ट कोर्सेज के जरिए बच्चे जो है वो अपनी स्किल पैदा करें और अपनी अर्निंग पैदा करें। हाँ जी बिल्कुल। और लोकल इंडस्ट्री में ये है कि अगर पूरे साउथ पंजाब को यानी इंडस्ट्रियल फ्री जोन करार दे दिया जाए, सर होम कॉटेज को फरोग दिया जाए, होम कॉटेज को। अच्छा, आप कहते हैं होम कॉटेज को फरोग दिया जाए, उसको फरोग दिया जाए। छोटे छोटे यूनिट जो है ना, लोगों के घरों में जो है ना, अगर उनके पास सरमाया नहीं है उस यूनिट लगाने का, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज का एक पूरा महकमा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज के जरिए उनको लोनिंग करके उनको वो छोटा यूनिट लगा के दिया जाए, ताकि वो वापस आपको पैसे भी वापस कर सके और जो है वो अर्निंग भी कर सके। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत स्मॉल इंडस्ट्री पूरा एक महकमा मौजूद है हुकूमत के पास। बिल्कुल सही है, जिसमें आपके अच्छा लाइफ स्टॉक में आप लाइफ स्टॉक में कर सकते हैं आप, बिल्कुल, गोश्त पाल, हाँ जी, दूध की जो है सर, ये बहुत से काम ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि उसमें हमारी हुकूमतों को अपना रोल फैसिलिटेट करना होगा लोगों को। फरीदी साहब, बड़ी खूबसूरत बात की, नतीजा ये निकला पाकिस्तान आज भी खुशहाल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पाकिस्तानियों के अंदर सलाहियत मौजूद है, लेकिन शर्त है वो है विजन। हाँ जी, और वो विजन हो सरकार का विजन पॉलिश करने की जरूरत है, पॉलिसी हो। हाँ जी, वो पॉलिसी लेके आए, आप कामयाब हो सकते हैं। नौजवानों को पॉलिश करने की जरूरत है। फरीद साहब, आज पाकिस्तान में दो बड़े अहम तरीन केस जो है वो समाप्त हुए। एक तो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के हवाले से एक केस वहाँ पे समाप्त हुआ, उसकी क्या तफसीलात है? उसकी चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक 7 रुकनी लार्जर बेंच बना। सही। उस बेंच में मैं समझता हूँ कि बहुत से सवालात उठे हैं। सही। चीफ जस्टिस साहब ने भी उठाए हैं, दीगर जजेस साहब ने भी उठाए हैं। सही। उसमें मंसूर अली शाह शामिल हैं, याया फरीदी साहब शामिल हैं, जस्टिस जो है अमीनुद्दीन शामिल हैं, जस्टिस मंदोखैल जमाल मंदोखैल शामिल हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, और इसी तरह मुसरत हलाली साहिबा हैं। मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना इन जजेस साहबान पर किसी किस्म का हमें कोई बदगुमानी नहीं है। सही। हम समझते हैं कि हमारी आला अदलिया के जो भी जजेस साहबान हैं वो एक प्रोसेस से गुजर कर गए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम उन पर बदगुमानी नहीं करते। ठीक हो गया। वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो है वो फैसले करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैंने रिमार्क सुने हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब के जी कि सादिक और अमीन के बारे में जो 62 एफ है मेरे ख्याल में, जो 1F जो है शीख के, उस पर उन्होंने जो रिमार्क दिए हैं, उन रिमार्क में उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन का जो लफ्ज है ये सिर्फ एक शख्सियत पर लागू हो सकता है। सही है। और वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अलावा हम किसी को सादिक और अमीन की उस म्यार पे पूरा नहीं कह सकते। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी होते इस वक्त होते तो वो भी 1F के तहत पूरे नहीं उतरते थे जी। तो हम समझते हैं कि ये उनके जो रिमार्क्स हैं ये एक अच्छे रिमार्क्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि भी हमारी इस तमाम इसको हमारी समाज को ये ना समझा जाए कि भी हम किसी पार्टी को कोई फेवर दें। बिल्कुल सही है, ये भी उन्होंने ठीक बात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दी है कि वो कौन है जो कानून की मुखालफत कर रहा है। हाँ जी। हम सुनना चाहते हैं कि एक मार्शल डिक्टेटर के खिलाफ अल्फाज अदा करने में इतने खौफजदा क्यों है। बिल्कुल। और इसी तरह जो है उन्होंने कहा कि इंतखाबात 2024 कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जो है वो 3 जनवरी तक दायर हो सकती हैं। बिल्कुल हो भी रही हैं। हाँ जी। अच्छा ये देखें ना, फिर आपने एक प्रोग्राम में बात की थी कि भी
थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए। अगर रिटर्निंग अफसर ने उनकी दरखास्त खारिज की है तो जी। फिर ट्रिब्यूनल में उन्हें जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, ट्रिब्यूनल के बाद फिर हाई कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट के बाद फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। वो प्रोसेस है उसका, उसको अडॉप्ट करना चाहिए ना, ना कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया कि आइन में हर सजा की मुद्दत है, हाँ जी, तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती कैसे हो सकती? देखे ना, ये वो सवालात उठा रहे हैं हमारे जजेस साहबान है, जो एक समझ वाली बात है। बिल्कुल, वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो है ना वो कहना चाहते हैं तमाम बातें। अच्छा, जो वो प्रॉपर वर्ड है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर उस जमाने में, अगर इस जमाने में कायदे आजम होते तो वो भी नायल हो जाते चीफ जस्टिस। ये देखे ना, ये सुकम है हमारी आइन और कानून में ना। अच्छा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की अदालत ने आज कि इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। हाँ जी। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। नहीं, आप देखें ना, वो रिटर्निंग अफसर जब नामजदगी फार्म पिछले, इस दफा तो नहीं हुआ ये सिलसिला, पिछली दफा जब मंजूर और नामंजूर जब होने का सिलसिला हुआ था तो फिर किसी को कहा गया कि भी आप हमें आयतल कुर्सी सुना दें, किसी को सुना दें, चौथा कलमा सुना दें, किसी को कहते थे कि भी आप हमें जो है दुआ कनूत सुना दें, नमाज जनाजा सुना दें। तो वो अक्सर लोग जो है, आप ये देखें ना, फिर वहां कैसे वो फिर वो होते रहे तमाम ये सिलसिले। तो ये जो है ना, मैं समझता हूं कि ये हमारे जो पार्लिमानी क्लास है उसको भी सोचना चाहिए। कानून साजी हमारी असेंबलियों में होती है ना, बिल्कुल, सूबाई असेंबली की कानून साजी है, कौमी असेंबली की कानून साजी है, सेनेट के कानून साजी है। ये फिर कैलकुलेशन होकर फिर जो है, जब कौमी असेंबली से बिल पास होता है तो सेनेट में जाता है, सेनेट से पास होता है तो फिर वापस कौमी असेंबली में आता है, फिर वो जाके हमारे दस्तूर का हिस्सा बनता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है ना, या इसके अलावा कोई तरीका है? जब बनाने वाले वहीं बैठे हैं और ये तमाम चीजें क्या जिन्होंने बनाई है वो उसी ऐवान में बैठे हैं ना, जिन लोगों ने बनाई है, जिन लोगों ने। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग तो इसका मतलब है वो इस सारे प्रोसेस से लाइल्म है ना, इस सारे प्रोसेस को नजरसानी करके नया बिल लेके आए और बस बिल्कुल इसे ठीक किया। अच्छा, ये भी एक साजिश के तहत चीजें डाली गई। हाँ जी। मिसाल के तौर पे इन पूरे 62 जो है आर्टिकल 62 के जरिए लोगों को हिट ही किया गया है। हाँ जी, हिट किया गया, बिल्कुल हिट किया गया। अच्छा, अब मैं ये आपसे अगर पूछूं कि हमारा जो इन मेंबरान कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली को बनाने का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद कानून साजी है। कानून साजी है। अब जो उनको पता नहीं है, अब कानून साजी से मुतल्लिक कोई एक सवाल भी मौजूद नहीं है कि बिल कैसे टेबल करना है, कैसे टेबल करना है, लिखना कैसे है, तैयार कैसे करना है, बिल्कुल, और बिल की तैयारी किन मराहल से होनी है। कोई एक लफ्ज भी इस बाबत जो उस मेंबर कौमी असेंबली का या मेंबर सूबाई असेंबली का डोमेन है, उस पर बात भी कोई नहीं होती। इनायत काशिफ साहब हमारा जो MNA का उम्मीदवार है जी, चाहे वो जिस जमात से भी है, जिस चीज के लिए वो मुंतखिब हो रहा है, क्या वो गली मोहल्लों के लिए मुंतखिब हो रहा है, किसी भी सूरत में सड़क बनाने के लिए मुंतखिब हो रहा है, बिल्कुल, या हमारी पुलें बनाने के लिए मुंतखिब हो रहा है। हमारी आवाम भी तो जो है ना, वो भी तो यही बात कर रही है ना कि भी ये हमारी, जिस तरह हम मुसलसल पीट रहे हैं लिया तोसा पुल, लिया डिवीजन, नहीं वो अच्छा मसला ये है ना, देखे ना, मैं बताता हूँ कि हम क्यों चीख रहे हैं। उसकी एक वजह है, आइन के अंदर आर्टिकल 132 और 140 के तहत ये तय किया गया था फरीदी साहब के लोकल बॉडीज के इलेक्शन और उसके इदारे बनाए जाएंगे और उनको प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। पाकिस्तान के अंदर नाली पुल बनाने का जो बुनियादी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, अब क्या हुआ है, लोकल गवर्नमेंट बनने नहीं दी जाती। वो तो जो जमात भी आती है वो बनने नहीं देती। वो नहीं बनने देती। क्यों नहीं बनने देती? वो इसलिए नहीं बनने देती कि अगर वो बन गया तो फंड उधर चले जाएंगे, उनका जो है ना वो देनेदारी जो है वो बंद हो जाएगी। अब ये देखें ना, मैं जो हो जाएगा। हाँ जी, मैं जो कहना चाह रहा था, हमारे जितने भी ये उम्मीदवार इस वक्त जिन लोगों ने
नामजदगी फार्म अपने कागजात जमा करवाए हैं, जी। जिनके मंजूर हो चुके हैं या जिनके नामंजूर हो चुके हैं, कोई एक MNA आप जी। बता सकते हैं उसने कोई अपनी लीगल टीम बनाई हो को जो उसको एजुकेट करे कि भी मैंने बिल कैसे पेश करना है? मलिक साहब, मैं कहता हूँ पहले तो ये आइन की बुनियादी जिम्मेदारी है ना कि आइन के अंदर जिस मकसद के लिए उसको आप MNA या MPA बना रहे हैं उसको ये तो बताएं कि भाई आप वहां कानून साजी करने जा रहे हैं सर, और कानून साजी कैसे हो रही है। हाँ जी। अच्छा, आपके क्या उससे ये पूछा गया है कि भाई आप जो MNA बनना चाहते हैं आपके जहन में क्या है, आप क्या क्यों बनना मुल्क चाहते के लिए हैं, क्या करना चाहते हैं, आप क्या- कौन सा ऐसा कानून लाना चाहते हैं, किस मकसद के लिए आप मान रहे हैं? वो जब भी मंशूर आएगा, अब देखे ना, मंशूर भी तो हमारी सियासी जमातों की नालायकी आप देखे ना, उनका मंशूर पता है क्या आता है? हम आपको गलियां देंगे, हम आपके नालियां बनाएंगे, हम कार्ड देंगे, हमको ये करेंगे वो करेंगे, वो नहीं देते हैं। काशिफ साहब, मेरे पास सवालनामा आया है जी जंग जियो की तरफ से कि आप अपने MNAs जिन्होंने नामजदगी फार्म जमा करवाए हैं जो रनिंग हार्स हैं उनका इंटरव्यू करें। सही। उस सवालनामे में एक सवाल था कि भी आप इनसे पूछें कि आप कौमी असेंबली में जाके कौन सा ऐसा बिल पेश करना चाहते हैं जो आप MNA बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और जवाब नहीं है, जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। फिर हमने सवाल किया कि भी आप अकलियतों और खवातीन के बारे में क्या बिल के लिए क्या करेंगे। वो हमारे सवाल को हमारा ही जवाब बना के उन्होंने दे दिया है कि हम उनके लिए बिल पेश करेंगे। भी कौन सा बिल पेश करेंगे? आपको ये पता है कि उनके मसाइल कौन कौन? नहीं, यही पूछ रहा हूं ना कि भी कौन सा बिल पेश करेंगे। ये कोई बात नहीं, किसी ने नहीं की अभी तक। ये तो हमारा विजन है। आज बहरहाल ये केस जो है 4 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस केस की आइंदा समाअत 4 जनवरी को होगी और हम अपने नाजरीन को और अपने सामीन को इस केस की अहवाल इंशाअल्लाह 4 जनवरी को दोबारा जो है वो ज़रूर बताएंगे कि 4 जनवरी को अब क्या हुआ है। एक दूसरा केस आज बड़ा मशहूर केस है, मिसिंग पर्सन केस। आज वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत हुई है। वाजिसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच जो है उसने समाअत किया है। एतजाज एहसन जो है वो आज इस केस में पेश हुए हैं और हमारे एक बड़े मारूफ वकील हैं राजनपुर से, वो पाकिस्तान लेवल पे माशाल्लाह अब इस वक्त काम कर रहे हैं, शुएब शाहीन। हाँ जी। वो भी अदालत में पेश हुए हैं और दौरान समाज चीफ जस्टिस का कहना था कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, लोग अपने लोगों के लिए जंग लड़े। हाँ जी। अब इसका मफहूम क्या है कि लोग अपने, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि लोग अपने लोगों से जंग लड़े। क्या मतलब है इस बात का? असल में पता क्या है इनायत काशिफ साहब, हम चूंकि हमारा मुल्क जो है ना एक तरक्की पजीर मुल्क है जी, और तरक्की पजीर जो ममालिक होते हैं उनमें मसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल। अब आप बलोचिस्तान की सूरत हाल देखें तो वहां जो है मादनियात का भी अंबार है जी, मसाइल का भी अंबार है। दुरुस्त है। वहां वसाइल भी बहुत ज्यादा है तो मसाइल भी बहुत ज्यादा है। ये देखे ना, सुई गैस हमें वहां से मिल रही है जी, दीगर मादनियात वहां से, रेकोडिक जो केस मशहूर केस है वो भी आपको पता है, वो सिस्टम वो भी वहां बलोचिस्तान का एक वो है, इशू है। अच्छा, गवादर बंदरगाह भी वहां मौजूद है। इसी तरह वहां जितने वसाइल हैं उतने मसाइल हैं। हम समझते हैं कि जहां से वसाइल कलेक्ट कर रहे हैं आप, वहां के लोगों को भी फैसिलिटेट कर दें जी। अगर वहां के लोग फैसिलिटेट हो जाएंगे तो वहां जो नौजवान जो मुख्तलिफ उनको जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे दुश्मन मुमालिक भी कर रहे हैं इस्तेमाल, हमारे दुश्मन भी कर रहे हैं, और वो लोग जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस्तेमाल क्यों होते हैं? वो इस्तेमाल इसलिए हो रहे हैं कि भी उनकी जहन साजी ऐसे तरीके से कर दी जाती है कि भी वो कहते हैं कि भी वसाइल हमारे हैं, कब्जा इनका है। अच्छा, आज जो दिलचस्प बात हुई है फरीद साहब, मैं उसमें आपको बताऊं कि दौरान समाअत लापता अफराद का मामला, अदालत ने कहा कि ये संजीदा नौयत का मामला है, बिल्कुल संजीदा और नौयत का अदालत का मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे
किसी के साथ ज्यादती हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे लिए हर शहरी मोहतरम है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हाँ बिल्कुल सही कहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से केस में वकील शोएब शाहीन से सवाल किया गया, क्या आपकी जानिब से कोई ऐसी लिस्ट लगाई गई है कि कितने लोग लापता हैं और कितने बाजियाब हुए हैं? उनका मजीद कहना था कि हमें नहीं पता कि कितने साल से लापता है, कि कोई शख्स कितने साल से लापता है और उस वक्त किसकी हुकूमत थी। हमने आकर सवाल किस से करना है, तफसील तो हो कौन कब कहां से लापता हुआ। देखें ना, असल में इनायत काशिफ साहब, मैं यहाँ एक बात कहता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं ना, वो मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद के लिए काम करते हैं, जितने भी इदारे हैं जी। मैं समझता हूँ कि उन इदारों में हमारे जो दिफाई इदारे हैं वो इस मुल्क की दिफा के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, हमें उनके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो है ना फरीद साहब, कि जब भी किसी शख्स को जबरी गुमशुद किया जाता है, देखें ना, जबरी गुमशुद की हम कहते हैं ना, मसला है, मौजूद है। अब ये देखें ना कि यहाँ एक बात और भी है, एक बात और भी है। यहाँ मैं किसी के हाथों में खेल रहा हूं, खेलने के बाद मैं वहां से गायब हो जाता हूं। मैं अगर गायब होकर किसी दूसरे मुल्क में चला गया हूं, अपनी मर्जी से चला गया हूं, फिर मुझे जबरी गुमशुदगी के खाने में डाल दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन ये है ना कि आपके इदारे कहां सोए हुए थे जब वो यहाँ से मुंह पे कपड़ा डाल के किसी न किसी हवाई सफर के जरिए जा रहा था? आप कहां थे? जाते नहीं है, आपके सामने गए। देखो ना, वो जाते नहीं है, भिजवाए जाते हैं, जो कुछ भी है। नहीं, यूं ना करें मसले को, यूं नहीं। जाहिर है एक संजीदा मसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस पे बात की है। उन्होंने कहा ये संजीदा मसला है, हम ना इसमें पार्टी बनने देंगे, ना हम इसका मजाक बनने देंगे, ना हम इससे सियासी फायदा उठाने देंगे। बिल्कुल बड़ी खुल के बात की। हम तवक्को करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस मसले को संजीदगी से लेकर और संजीदा फैसला करें। जब उन्होंने कहा कि कौन कब कहां से लापता हुआ, तो अदालत ने इस रिमार्क के जवाब में शोएब शाहीन ने कहा कि इस बारे में तो जवाब कमीशन देगा, कौन कहां से कब और कैसे लापता हुआ। तो उनका मजीद कहना था कि कमीशन के सरबराह तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल है, हम तो चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का कमीशन बने। अब ये अदालत की बात है, पूरे रिमार्क में अदालत के ही आपको के सामने रख रहा हूं। अदालत की जानिब से रिमार्क ये है कि क्या आपकी जानिब से कमीशन को लिखा कि लापता अफराद की फहरिस्त जारी की जाए? अगर आपने ऐसा किया होता तो हमारे लिए भी काम आसान हो जाता और हम मसले का हल की जानिब जा सकते थे। अदालत की जानिब से इस्तफार किया गया कि एक विफाकी वजीर अगर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो किसी के हकूक के लिए क्या करेगा? बिल्कुल सही कहा है। और समाज जो है वो फिर कल दोबारा होगी और लापता अफराद और गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और अटॉर्नी जनरल को इस केस में तलब किया गया है। तो ये देखें ना कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपने सुनी थी ना जी। तो उन्होंने वो भी बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है। वो उन्होंने बताया है कि भी फला बलोच जो शहीद हुआ है उसको किसने शहीद किया है। नहीं, हम इसे देखें, मेरा और आपका कंसर्न ये नहीं है कौन लापता है कौन ला नहीं पता, ये आपका हमारी तवक्कुआत है। हमारा मसला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस समाअत हुआ, उसमें क्या क्या गुफ्तगू हुई हमने तो वो अपने नाज़रीन को बतानी है। अच्छा, अब कौन मुजरिम है कौन मुजरिम नहीं है, इसका तयन मैंने और आप ये अदालतों ने करना है, ये अदालतों ने करना है। किसने जबरी उठाए हैं, किसने नहीं उठाया, कौन भागा हुआ है, कौन नहीं भागा हुआ, ये फैसला अदालतों ने, ये अदालतों ने। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आज जो कुछ के अदालतों में हुआ, जो कुछ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, वो हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए वहां पे क्या हुआ है। बिल्कुल। और फरीदी साहब, बिलाशुबा हमारा प्रोग्राम अपने इख्तितामी जो है उसकी तरफ जा रहा है, तो आप ये मुझे फरमाएंगे कि पाकिस्तान जो है इस वक्त अगर इस तरह के मामला जो इंटरनेशनल लेवल के या नेशनल लेवल के इस तरह के क्राइसिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे हुए हैं और डे बाई डे उनकी समाअत हो रही है, फिर भी हम बहरानों से नहीं निकलते। बुरहानों से निकलने के लिए में फंसे होने की वजूहात क्या है?
वो सबसे बड़ी वजह जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है हमारे मुल्क की। एक हुकूमत आती है जी, वो अपनी पॉलिसी देती है जी, हुकूमत के जाते ही उस पॉलिसी का तिया पांचा कर दिया जाता है। सही, दूसरी हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसी देती है उसके जाने के बाद उसका तिया पांचा कर दिया जाता है। सही, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुल्की मफादात के लिए बनानी चाहिए, इस कौम के लिए बनानी चाहिए। वो ऐसी मजबूत और तवाना पॉलिसी हो जिसको कोई भी हुकूमत आके तब्दील ना कर सके। सही, फिर तो हम बुरानों से निकल सकते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो भी हुकूमत आएगी ये बुरान मजीद बुरान पैदा करेंगे। यानी आप ये कहते हैं कि ये सिर्फ बहरान ही रह जाएंगे और कोई तब्दीली नहीं नहीं है। मैं नहीं समझता कोई तब्दीली आ जाएगी। सही, चाहे कोई जितने भी बुलंद बाल दावे करे, सही, सिर्फ एक ही तरीके से तब्दीली आएगी और यहाँ हमारी मईशत भी सुधर जाएगी, हमारी सकाफत भी सुधर जाएगी, हमारी हर चीज सुधर जाएगी, हमारे नौजवान को रोजगार भी मुहैया हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी जिसको कोई भी तब्दील ना कर सके, कोई भी हुकूमत, ऐसी पॉलिसी दी जाए। जी नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ रहा है। मौसम बहुत शदीद सर्द है। आप देख रहे थे प्रोग्राम के दौरान बार बार खांसना और ये मामला, क्योंकि सर्दी में बाहर निकल के फिर हवा की तेज़ी, फिर धुंध, इस तरह के माहौल में खुदा के लिए अपने आप को बचाएं, अपने बुजुर्गों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। ऐसे माहौल में जब इतनी सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी हो और खुश सर्दी हो, ये बीमारियां ऐसा हमला आवर होती हैं, संभलने नहीं देती हैं। तो खुदा के लिए आप अपने आप को, अपने बच्चों को सिर्फ किचन में आग पर उनका दर्जा हरारत मेंटेन कर लें, यही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए प्रोग्राम में। सरदस अपने मेज़बान इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और मेरे मेहमान अब्दुल रहमान फरीदी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।